कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना ये वाला पार्ट जीएसटी का, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा था। जीएसटी का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होता है, मतलब जीएसटी होता क्या है उसके बारे में, क्योंकि हमें अकाउंटिंग करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी के बारे में पता होना जरूरी है। जीएसटी के जीएसटी में जाने से पहले हम लोगों ने जीएसटी से पहले बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी कि जीएसटी से पहले क्या चल रहा था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, और उसके बाद जब जीएसटी आया तो क्या बदलाव आया। तो हम लोगों ने देख लिया था टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता है जो बर्डन जिसके ऊपर पड़ रहा है उसी को गवर्नमेंट ने कहा है जिम्मेदारी भी तुम्हारी जमा करने की। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो टैक्स जिसके ऊपर पड़ रहा है वो बर्डन शिफ्ट होता रहता है, मतलब मेरा बर्डन मैंने किसी और को शिफ्ट कर दिया गवर्नमेंट को टैक्स जमा करने का। फाइनली वो बर्डन जो आता है वो जो बंदा कंज्यूम कर रहा है गुड्स को उसके ऊपर आता है। अदरवाइज हर कोई बंदा अपना अपना जो टैक्स का बर्डन है वो शिफ्ट करता रहता है दूसरे के शोल्डर पे। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो लगता है पर्सन के ऊपर, जैसे कि इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। गुड्स के ऊपर लगने वाला टैक्स पहले जो थे वो एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, कस्टम ड्यूटी ये लगे करते थे, और सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी जो लगता था वो लगता था मैन्युफैक्चरिंग पे। जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसको उस पॉइंट पे क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी। कोई अगर ट्रेडिंग कर रहा है विद इन स्टेट तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, वैट। लेकिन अगर कोई स्टेट के बाहर सामान बेचा है तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, सीएसटी। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो उस पर लगेगा कस्टम ड्यूटी। अगर आप सर्विस डिलीवर करोगे तो उस टाइम लगता था सर्विस टैक्स लगता था, तो सर्विस वर्ड। तो इतने सारे टैक्स थे, इसके अलावा बहुत सारे और टैक्स थे, लेकिन उन्हें खत्म कर करके फिर एक टैक्स ला दिया गया, दैट इज जीएसटी। जीएसटी लाया गया इन सब जगह पे। कस्टम ड्यूटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, उसके कुछ पार्ट खत्म हुए हैं। कस्टम ड्यूटी के तीन फॉर्म काफी पार्टों में लगती थी, जैसे बीसीडी, सीबीडी, एसईडी, ये तरीके की कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो इसमें से बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगेगी, सीबीडी एसईडी वो आपका खत्म हो गया है, तो वो अभी नहीं लगेगा। तो ये हमारा पार्ट था जिसमें हम लोगों ने ये सब चीजें कर ली थी कल। हम लोगों ने इसके बाद देखा था कि अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एक लिमिट है, ठीक है ना। उसके लिए मैंने बताया था कि डीलर कौन कौन होंगे। एक चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, डीलर मतलब अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर किसी की टर्नओवर पूरे साल भर में 20 लाख रुपए से ऊपर जाती नहीं है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, वो कहलाएगा अनरजिस्टर्ड डीलर। अनरजिस्टर्ड डीलर, मैं आपको डीलर की बात बता रहा हूँ कि डीलर जीएसटी के दायरे के अंदर कौन कौन से कितने कितने होंगे। अगर किसी की टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही है, लेकिन कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं जहां पर लिमिट है 10 लाख रुपए, लेकिन बाय डिफॉल्ट सभी जगह पे इंडिया में जहां अगर आप बिजनेस कर रहे हो और अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा रही है, जो छोटे डीलर है उनके लिए लिमिट है 20 लाख रुपए, और उनका जो बोला गया है कि उसके लिए अनरजिस्टर्ड, उन्हें क्या बोला जाएगा, अनरजिस्टर्ड डीलर। लेकिन अगर आपकी 20 लाख रुपए से ऊपर अगर टर्नओवर चली जाती है तो आप या तो कंपोजिट डीलर बन जाओगे या रेगुलर डीलर। कंपोजिट डीलर बनने के लिए आपको एक स्कीम देनी पड़ेगी, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, कंपोजिशन स्कीम होती है कि मान लीजिए आपकी टर्नओवर 20 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, और जब जा रही है तो उसके बाद क्या हुआ, आपने कहा सर मैं तो अभी बहुत बड़ा डीलर नहीं बना हूं, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मेरी 20 लाख रुपए से ऊपर ही सील हुई है, मेरे को कुछ लोग ही जानते हैं, अगर मेरे पास टैक्स का बर्डन अभी से आ गया तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से, और मेरा फिर से मार्केट में जो कंपटीशन है वो मैं फेस नहीं कर पाऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिए। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर आपकी चलेगी और आपकी टर्नओवर अभी 1.5 करोड़ से नीचे है, तो आप एक स्कीम ले सकते हो, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। उसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करोगे, बिना टैक्स के आप प्रोडक्ट को बेच सकते हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, आप रजिस्टर्ड डीलर बन जाओगे। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं थे, यहाँ पर आप रजिस्टर्ड डीलर बन जाओगे। आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करने के टाइम पे भी आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, और बाकियों के मुताबिक, बाकी जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसके मुताबिक आप, आपके ऊपर नजर मेरी कम रहेगी, आप सिर्फ काम करने में कॉन्सेंट्रेट करो, सिर्फ हमें आपसे इतना पैसा चाहिए जितना कि जो एक नॉमिनल एक्सपेंसेस की तरह हो। तो आप हमें 1% अपनी अपनी सेल का 1% हमें देंगे, कितना देंगे, 1%। कहा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1% हमें पे करना है। लेकिन अगर आप कंपोजिट डीलर, कंपोजिशन स्कीम में ये बता रहा हूं मैं कि अगर कोई ट्रेडर है तो अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसकी टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से कम है और 20 लाख रुपए से ऊपर है तो उसको एक स्कीम मिलेगी, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। उसके तहत वो लोगों से टैक्स चार्ज नहीं करेगा, 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए की चीज बेच देगा, लेकिन 100 रुपए का 1% मतलब 1 रुपया वो गवर्नमेंट को जमा करेगा एज ए एक्सपेंसिस, ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा था
कि भाई आखिर अगर अगर कोई मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, वो कहने लगा सर ये स्कीम मुझे ही मिल जाएगी, तो हमने कहा हाँ मैन्युफैक्चरर को स्कीम भी मिल जाएगी, और मैन्युफैक्चरर को स्कीम मिलेगी तो उसे उसे कितना टैक्स देना, उसे कितना चार्जेस पे करने पड़ेंगे, उसे भी 1% देने पड़ेंगे। तो कोई सर्विस डीलर आया, जैसे मान लीजिए मेरी एडवर्टीजमेंट कंपनी है ना, तो मैं ट्रेडर हूँ ना मैन्युफैक्चरर हूँ, क्या ये मुझे स्कीम मिल सकती है? तो हाँ मुझे भी मिल सकती है, लेकिन रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ये स्कीम मिल सकती है, उसके अलावा किसी और सर्विसेज पे मिलेगी नहीं। उसके अलावा जो मिलती है उसके लिए जो हम बताएंगे वो बताएंगे तब जब हम जीएसटी का पूरा कानून पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे आपको बताएंगे कि उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो आपको सिंपल याद करना है, ट्रेडर, अगर कोई ट्रेडर स्कीम चाह रहा है तो उसको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। पहली, 20 लाख रुपए से ऊपर टर्नओवर हो आपके और 1.5 करोड़ से नीचे है तो आपको स्कीम मिल जाएगी, और आप लोगों से कोई टैक्स नहीं चार्ज करोगे, अपनी सेल का 1% दे दोगे। उसी तरीके से मैन्युफैक्चर के लिए भी है, और सर्विस के लिए जो है वो 1% ना दे करके वो 5% देगा। मतलब सर्विस अगर प्रोवाइड कर रहे हो, रेस्टोरेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो तो ही कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। और अगर वो भी मिलेगी तो आपको अपनी सेल का 5% देना पड़ेगा, ये हमारी कंपोजिशन स्कीम में आता है। लेकिन अगर किसी की टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है तो वो कहलाएगा रेगुलर डीलर, और जैसे बाकी लोग अब जीएसटी का टैक्स पे कर रहे हैं वैसे वो पे करेगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ गया? यस सर। गुड। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि आखिर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ये वाले कि पहले वैट और जीएसटी में क्या डिफरेंस था। तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि जीएसटी का, जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 15 डिजिट का आपको नंबर मिलेगा, जिसमें पहले 2 डिजिट स्टेट कोड होंगे, उसके बाद 10 डिजिट जो होंगे पैन नंबर होंगे, उसका जो 4th लेटर होगा वो बहुत डिसाइडेड होता है, जो आपको बताता है कि ये कंपनी का पैन नंबर है, इंडिविजुअल का है या फार्म का। तो ये पी या एफ या सी होगा। ये आपका एंटिटी कोड होता है कि आपने एक होल्डर ने मतलब सेम पैन नंबर पे कितने स्टेट का आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है। ये नंबर अभी रिजर्व रखा गया है, बाय डिफॉल्ट है। जेड यहाँ पे हमेशा जेड ही मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पर ये वाला नंबर आपका चेक सीरियल नंबर होगा, जो भी कभी कोई भी चेंज हो सकता है। फिर मैंने वैट और जीएसटी में डिफरेंस बताया था कि इंटरेक्शन, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन जो आपको करना होगा वो आप वैट के टाइम पे क्वार्टरली करते थे या मंथली करते थे, लेकिन एक बार। लेकिन अब आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है, और मंथली रिटर्न फाइल करते हुए आप 3 बार आप क्या करोगे, इंटरेक्शन करोगे गवर्नमेंट के साथ। उसके बाद रिवीजन, मतलब अगर कोई गलती आपने रिटर्न फाइल करते हुए कोई गलती कर दी तो क्या उसमें वैट के केस में क्या चेंजेस कर सकते थे? हाँ अलाउ था। कोई भी अगर रिवाइज करनी है आपको रिटर्न तो आप रिवाइज कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास कोई स्कोप नहीं है। अगर आपने कोई पहली बार में रिटर्न गलत डाल दी, कोई इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी, तो आप उसे रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप नेक्स्ट मंथ जब आप रिटर्न फाइल करोगे अपनी, तो उस टाइम पे आप उस गलती को ठीक कर सकते हो। तो आपके पास रिवीजन करने का कोई ऑप्शन नहीं है जैसे पहले था। बिल इनवॉइस मैचिंग मतलब क्या होता है? नॉट मॉनिटरिंग एक्सटेंसिवली, मतलब क्या है इसमें होता क्या था, जैसे हम लोग कोशिश करते थे सेल्स हम लोग कम से कम दिखाएं और परचेज ज्यादा से ज्यादा दिखाएं। इसका फायदा हमें मिलता था, वो क्या होता था, आईटीसी लेना। आईटीसी के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा कि आईटीसी क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते थे, सेल कम से कम दिखाते थे, परचेज तो उसमें क्या होता था, मैचिंग नहीं हो पाती थी। जैसे मैंने 2 लाख का सामान दिखाया, खरीदा, और मैंने उसका सामान जो मैंने परचेज सेल करी है उससे रिलेटेड जो परचेज है वो मैं दिखाता नहीं था, मतलब मैच नहीं करवा पाता था। तो और गवर्नमेंट को उसका पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन अब क्या है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली, मतलब क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन सबकी सारी चीजें हो रही है, तो आप सब चीजें आप पकड़ सकते हो। इनपुट, ये इसके बारे में जो डिटेलिंग है हम जब जीएसटी का पैनल पढ़ेंगे, जब हम जीएसटी की पूरी बुक पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, तब हम जब जब और तरीके से सिखाएंगे। इनपुट क्रेडिट का मतलब क्या होता है वो अभी मैं थोड़ी सी देर में बताने वाला हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, तब आपको ये वाली समझ में आएगी। अवेलेबल बेस्ड ऑन रिटर्न, ये वाला पॉइंट मैं तब आपको समझाऊंगा। क्रेडिट मतलब इनपुट क्रेडिट ऑन एक्सपेंसेस, ये क्या होता था? ये बेसिकली होता था कि आप जो आपके खर्चे होते थे, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदने के बाद मैंने उसे सामान, मैंने उस गुड्स को बेचा। जैसे मैं कारोबार करता हूँ एसी का, एसी मैंने खरीदा और उसे मैंने बेच दिया, ठीक है ना। तो एसी पे जो मैंने टैक्स लिया है, टैक्स दिया है, और जो मैंने जो बेचने पर जो टैक्स लिया है, उन दोनों को आपस माइनस करने के बाद फिर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स जमा करना पड़ता था। दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे मान लीजिए मैंने एसी खरीदा 1 लाख रुपए का, जिसमें मैंने 5,000 रुपए का टैक्स दिया, और मैंने उसे 1,50,000 का बेचा, जिसमें मैंने 4,500 रुपए का टैक्स दिया, तो मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है 7,500। 7,500 माइनस 5,000 रुपए, जो 2,500 का टैक्स आएगा वो मुझे गवर्नमेंट को जमा करना है। इसके बारे में मैं भी डिटेल बता दूं। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है, अब एक्सपेंसेस, पहले आप एक्सपेंसेस का इनपुट नहीं ले पाते थे, अब एक्सपेंसेस के ऊपर जो टैक्स दिया उसके इनपुट को भी आप ले सकते हो।
तो ये आपके पास एडवांटेज मिल चुका है जो हम लोग को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब इसके बारे में इनपुट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपने पहली बार सुना है ये सब चीजें, तो हम लोग अभी इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि आखिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। उससे पहले कुछ चीजें और पढ़ लेते हैं क्या अवेलेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सप्लाई। सप्लाई के टाइम पे क्या क्या चीजें हमारे को मिलती थी पहले और अब क्या हुआ। टैक्स ऑन इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू ब्रांच और एजेंट, मतलब क्या है कि मान लीजिए मैं मेरी ब्रांच एक दिल्ली में है और मेरा उत्तराखंड में बिजनेस है, मैं उत्तराखंड से ब्रांच में सामान भेज रहा हूँ। तो पहले क्या होता था, आप ऐसे नहीं भेज सकते थे, आपको पहले एक फॉर्म एफ होता था, वो आपको इश्यू करवाना पड़ता था, तभी आप गुड्स को भेज सकते थे, नहीं तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता था, बॉर्डर पकड़ लेते थे। लेकिन अब क्या है, नोट टू बी टैक्सेबल बट फुल्ली क्रेडिट अवेलेबल टू दी डीलर। मतलब क्या है, अब जो मैंने सामान बेचा है वो पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। मतलब मैंने यहाँ से कोई सामान अगर अपने ब्रांच में भेजना है तो उसका इनवाइस काटूंगा, मैं उसका इनवाइस काटूंगा और वो बोलूंगा कि मैंने इसे सेल करी है, और वो अपने यहाँ पे बुक एंट्री करेगा एज अ परचेज, तो उस परचेज पे वो इनपुट ले सकता है। तो पहले तो क्या होता था, एग्जेम्प्टेड होता था, अब टैक्सेबल होती है। ठीक है, एक कैस्केडिंग फैक्ट होता है, उसके बारे में बताऊंगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा जो हमें मिला है वो कैस्केडिंग फैक्ट मिला है। मतलब टैक्स के ऊपर, पहले टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज होता था, अब और इसी वजह से प्रोडक्ट जो होते थे वो महंगे हो जाते थे, लेकिन अब कैस्केडिंग फैक्ट नहीं होता है, उससे हमारा फायदा हो जाता है। दूसरी चीज, पहले क्या होता था, डेस्टिनेशन बेस्ड। पहले हमारा टैक्स जो था वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स था। डेस्टिनेशन, देखो हमारा जो टैक्स है वो जो हमारा जीएसटी है, जीएसटी जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चर है वन स्टेट में रह रहा है, कंजम्पशन मतलब मान लीजिए मैंने बनाया प्रोडक्ट लेकिन मैंने बेचा दूसरे स्टेट में, उत्तराखंड में प्रोडक्ट बना लेकिन वो कंज्यूम कहाँ हुआ, दिल्ली में, तो उसकी जो उसका जो टैक्स का मजा है वो कौन सी स्टेट को लेकर मिलेगा, वो उत्तराखंड को मिलेगा या दिल्ली को मिलेगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई गुड्स भेजा दिल्ली में, तो अब मैं यहाँ से सेलर कहाँ का है, उत्तराखंड का, और परचेजर कहाँ का है, वो है आपका दिल्ली का। तो दिल्ली का अगर वो है तो उस केस में जो टैक्स आया है वो टैक्स किस गवर्नमेंट को मिलेगा, दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा या उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिलेगा, उसके लिए बात होती थी। तो पहले क्या होता था, पहले आपका जहां पे सामान बिक रहा है, जहां से सामान जा रहा है, उसकी गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, मतलब जहां से सोर्स है, जहां से आपका टैक्स जा रहा है। लेकिन अब हमारा टैक्स का जो दायरा है वो बदल गया है, अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया है। मतलब अगर गुड्स अभी यहाँ से उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ये हमारा पहली इस वाली कंडीशन बोला है कि स्टेट वन मैन्युफैक्चर कर रहा है, स्टेट टू क्या कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, तो टैक्स का मजा जो लेगा वो स्टेट वन लेगा। उसी तरीके से यहाँ पर है। जीएसटी के बाद क्या हुआ, हेलो कुछ पूछना है, जीएसटी के बाद क्या हुआ कि अगर मैन्युफैक्चर हुआ स्टेट वन में, कंजम्पशन हुआ सेकंड वन में, सेकंड स्टेट पे, तो कौन सा स्टेट उसका बेनिफिट लेगा, वो स्टेट टू लेगा। जहां पे कंज्यूम हो रहा है गुड्स, उस स्टेट को उसका बेनिफिट जाएगा, ना कि जहां से मैन्युफैक्चर हो रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर पहले क्या थे, पहले क्या होता था, वैट लगा तो वैट लगा। अब जीएसटी के अंदर ना तीन तरीके के टैक्स है, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी और एक है आईजीएसटी। ये क्या होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सीजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या है, देखो हमारी जो कंट्री है वो फेडरल कंट्री है। फेडरल कंट्री का मतलब होता है कि स्टेट को पहले जो रेवेन्यू आती थी, स्टेट की रेवेन्यू अलग होती थी और सेंट्रल की रेवेन्यू अलग होती थी। पहले जो वैट, अगर मैं आपको बात करूं इस वाले पार्ट की, तो मैं ये बात कर सकता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो एक्साइज ड्यूटी है, पहले हमारी ना दो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। तो पहले क्या होता था कि जो रेवेन्यू होती थी वो बांट रखी थी कि भाई एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो भी कमाई होगी एक्साइज ड्यूटी से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, जो भी वैट से कमाई होगी वो स्टेट के पास, ये भी सेंट्रल के पास जाएगी। सॉरी, ये दोनों जो है वैट और सीएसटी ये स्टेट के होते थे, बाकी एक्साइज, कस्टम और सेंट्रल ये क्या होते थे, सेंटर के। स्टेट सर्विसेज जो होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे। ये तीनों टैक्स जो की रेवेन्यू जो जाती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती थी। तो अब हुआ क्या भाई, पहले क्या होता था, सेंटर की रेवेन्यू अलग थी और स्टेट की रेवेन्यू अलग थी। तो अब क्या हुआ, क्यों, अब तो हमने एक ही टैक्स कर दिया, तो क्या हुआ, जो स्टेट की रेवेन्यू थी उस पे सेंटर का पार्ट भी आ गया, सेंटर की रेवेन्यू में स्टेट का पार्ट भी आ गया। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग बनाया। मतलब हमने बोला
कि भाई अगर मान लीजिए 100 रुपए का टैक्स आ रहा है तो उसमें 50 रुपए जो होंगे स्टेट को जाएंगे, 50 रुपए सेंटर को जाएंगे। ये डिवाइड कर दिया गया। मतलब अगर आप विद इन अ स्टेट के अंदर सामान बेच रहे हो, स्टेट के अंदर विद इन अ स्टेट, देखो बोला है फॉर द विद इन अ स्टेट, अगर आप विद इन अ स्टेट सामान बेच रहे हो तो पहले क्या टैक्स आपको क्या, आपकी जो रेवेन्यू है 2 पार्ट में डिवाइड होगी, सेंट्रल को भी जाएगी और स्टेट को भी जाएगी। मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी के फॉर्म में आएगी। मतलब अगर आप किसी को क्लाइंट को जब बिल बनाओगे, जैसे 100 रुपए का आपने बिल बनाया और उसमें 10 रुपए का टैक्स हुआ, तो 5 रुपए तो सेंटर के हो गए, 5 रुपए एसजीएसटी स्टेट के हो गए। वैसे ही आप उसे चार्ज भी करोगे और वैसे ही गवर्नमेंट को उसकी रेवेन्यू भी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो टैक्स पहले हुआ करते थे, जो जिसकी रेवेन्यू जाती थी एक्साइज ड्यूटी, मतलब इनकी जगह पे सीजीएसटी आया है। सीजीएसटी किसकी जगह को हटा कर आया? एक्साइज ड्यूटी को हटाया तो सीजीएसटी आया, सर्विस टैक्स को हटाया तो सीजीएसटी आया, एडीआई सर्विस सरचार्जेस एंड सेसेस, इन सभी को हटाने के बाद क्या आया हमारा सीजीएसटी। एसजीएसटी किसकी जगह पे आया? परचेज टैक्स, सरचार्ज, वैट, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, ये सारे टैक्स जो लगे करते थे पहले, अब इन्हें खत्म कर करके ये वाला जो टैक्स की जगह पे जो रेवेन्यू है उसका आप जस्टिफाई करने के लिए वो कहाँ पे आ गया? वो एसजीएसटी में आ गया है। मतलब स्टेट की रेवेन्यू अलग हो गई है और सेंट्रल की रेवेन्यू अलग हो गई है। समझ में आ रहा है इतनी बात? पक्का? और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, आगे चले। यस सर। क्या होता है? क्या चीज? सेस जो होता है बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस मतलब होता है जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोई पैसा जो रेवेन्यू है आपने उसके लिए निकाल के रख रखी है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यार मेरे पास ना जो अभी जो मेरे पास रेवेन्यू, गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी हमारे को टैक्स आता है, जैसे 10 रुपए का टैक्स आता है, उसमें से 2 रुपए जो होंगे वो हमारे पास जो टैक्स आएगा उस 2 रुपए को हम एजुकेशन पे इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बन जाता है एजुकेशन सेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए हम एक सेस बना लेते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है, अगर आप आउटसाइड द स्टेट, मतलब अगर आप आउटसाइड द सामान बेचोगे, आउटसाइड द स्टेट सामान बेचोगे तो क्या चार्ज होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो किसकी जगह पे आया? सीएसटी। सीएसटी पहले क्या लगता था? पहले ये अगर आप सामान इधर से उधर बेच रहे हो दूसरे स्टेट में तो आपका लगता था सीएसटी, अब क्या लगेगा? आईजीएसटी। अगर आप इंपोर्ट करते थे, पहले आप इंपोर्ट करते थे तो क्या लगता था? क्या लगता था भाई? अगर आप इंपोर्ट करते थे तो कस्टम ड्यूटी सर। कस्टम ड्यूटी, गुड। कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के अंदर 3 तरीके की ड्यूटी आती थी। पहली आती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी, दूसरी आती थी सीवीडी और एक आती थी एसएडी। तो सीवीडी और एसएडी ये हट गए हैं, इनकी जगह पे क्या आ गया? अब क्या लगेगा? आईजीएसटी। लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी लगेगी, ये ध्यान रखना। 3 तरीके की ड्यूटी होती थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सीवीडी और एसएडी। तो बेसिक एक्सेस ड्यूटी तो वो लगेगी, लेकिन सीवीडी क्या हो गया? वो खत्म हो गया है, उसकी जगह पे क्या आ गया है? सीवीडी और एसईडी खत्म हो गया, उसकी जगह पे आईजीएसटी आ गया। समझ में आया? तो सिंपल सी इसमें बात हमें समझ में आई कि अगर विद इन स्टेट हम सामान बेचेंगे तो हमें गवर्नमेंट से, हमें जो क्लाइंट से लेना है वो सीजीएसटी एसजीएसटी लेना है, आउटसाइड द स्टेट सामान बेचेंगे तो हमें क्या लेना है? आईजीएसटी लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें कवरेज बता रखा है कि भाई आखिर सीजीएसटी के अंदर क्या सीवीडी एसएडी बता दो। सीवीडी हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, पता है बेसिकली होता क्या था? जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट करी, जैसे चाइनीज लड़ीज आती है तो वो कितने की आती होंगी? 5 या 10 रुपए की आती है, लेकिन आते आते यहाँ पे 20-25 रुपए की बिकती है कि नहीं बिकती है? वो कैसे बिकती है भाई? चाइना जो है, चाइना हमें बहुत सस्ते सामान बेच रहा है, हम उसे महंगा करने के लिए हम उस पर ड्यूटी लगाते हैं। तो पहले लगाते हैं बेसिक एक्साइज ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है, सीवीडी होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। मतलब चाइना की गवर्नमेंट ने जितनी भी हमारी जो ड्यूटी उन्होंने माफ करी है, हमने उतना काउंटर लगा दिया, उसके ऊपर उसे महंगा करने के लिए ड्यूटी लगाई, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। स्पेशल एडिशनल ड्यूटी क्या होती है? अगर मान लीजिए प्रोडक्ट यहाँ पे बनता तो वैट भी तो उसमें चार्ज होता, तो वैट से क्या होता है? स्टेट की रेवेन्यू भी जनरेट होती, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने एक ड्यूटी और लगाई, वो है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। मतलब ये बेसिकली इसलिए लगाया जा रहा है कि जो रेवेन्यू हमारी खत्म हो रही है इंडिया की, उसको जस्टिफाई करने के लिए और प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए। तो ये पहले लगाई जाती थी, अब इनकी जगह पे सीवीडी एससीडी की जगह पे लगेगा आईजीएसटी। ठीक है, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट है आपका कवरेज ऑन एग्जिस्टिंग स्टॉक इन्वेंटरी। मींस क्या है कि सीजीएसटी, मतलब ये इसमें बता रहे हैं बिलो द थ्रेशोल्ड एंड परचेजिंग फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन। मतलब सीजीएसटी जो है सर्विस टैक्स की जगह पे आया, आईजीएसटी एक्साइज ड्यूटी, ये आप जस्टिफाई कर सकते हो। हाँ, इनवॉइस इशू विद इन 12। अच्छा, इसमें एक कुछ चीजें बोली गई हैं, जैसे आप कोई भी सामान बेचोगे तो आपको 12 मंथ के अंदर अंदर इनवॉइस देनी है, रजिस्टर्ड रेगुलर डीलर होना चाहिए। चलो इसकी जरूरत नहीं है वैसे। अब एक बात समझते हैं, ठीक है? अब मैं आपको जो बोल रहा था ना कैस्केडिंग फैक्ट, ये क्या होता है?
तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईटीसी समझना जरूरी है, पहले आईटीसी समझो। आईटीसी क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी होता क्या है? देखो, पहले मेरे को कुछ सामान खरीदना पड़ेगा तभी तो मैं सामान बेचूंगा भाई। खरीद पहले मुझे खरीदना पड़ेगा तभी तो मैं बेच सकूंगा, अदरवाइज मैं बेच ही नहीं सकता हूँ। तो मुझे पहले खरीदना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, सामान पहले, एक मिनट फिर से ठीक कर लेता हूँ। हाँ, तो पहले क्या हुआ, देखो आईटीसी बता रहे हैं, आईटीसी। अब आपको जब आप अकाउंट के पार्ट में आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यही चीज समझनी जरूरी है ज्यादा। पहले आप क्या करोगे, सामान परचेज करोगे तभी आप उसे बेच सकोगे। तो पहले आपने सामान खरीदा, मान लीजिए आपने सामान खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगा। जिस इंसान से आपने सामान खरीदा उसने 5% का जीएसटी लगाया। 1 लाख का 5% कितना होता है? 5,000 रुपए। आपको कितने का पड़ा? वो 1,05,000 रुपए का। आपने क्या करा, इस 1,05,000 रुपए को किस दे दिया? इस डीलर को दे दिया। करेक्ट है ना? हम इसे ऐसे लेते हैं, समझते हैं कि ये जो बंदा है, एक ये बंदा है, इस, ठीक है, इससे हमने क्या करा, एक डीलर ने सामान खरीदा और एक मिनट, देखो बेसिकली क्या है, जैसे ये वाला एक बंदा है, एक बंदा, इसे समझो इस तरीके से कि इससे हमने सामान खरीदा। जब हमने इससे सामान खरीदा तो हमने इससे बोला कि भाई लो, उसने बोला कि सर 1 लाख रुपए का सामान है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा इतना %, तो आप मुझसे ये सामान खरीद लो। तो मैंने क्या करा, इसे 1,05,000 रुपए दे दिए। इसे मैंने 1,05,000 रुपए दे दिए, इतने मैंने पैसे इसे दे दिए, ठीक है ना। इसे मैंने 5 पैसे दिए, तो इसने 1 लाख रुपए तो अपने पास रख लिए, 1 लाख रुपए तो इसने अपने पास रख लिया, और 50,000 रुपए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करना है। मतलब मैंने बोला कि 1 लाख रुपए तो भाई आपका है, और ये 50,000 रुपए जो है 50 लाख रुपीज, ठीक है ना। ऐसे ऐसे समझना, 50 लाख रुपीज जो है वो आपको किसे जमा करने हैं? ये 50 लाख रुपए आपको जमा करने हैं गवर्नमेंट को, ये आपको गवर्नमेंट को जमा कर देने हैं, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट को जमा करने हैं। अब हुआ क्या, पैसे ले लेते हैं, तो 5,000 होगा ना? सॉरी सॉरी सॉरी, आप 5,000, एक मिनट। हाँ, तो हुआ क्या, मैंने इसे बोला, इसने बोला देखो 1 लाख रुपए, तो मैंने इसे बोला 1 लाख रुपए तो आप अपने पास रख लेना। कलर नहीं आ रहा, एक मिनट। हाँ, 1 लाख रुपए तो भाई, 1 लाख रुपए तो आप रख लेना अपने पास। तो मैंने उस इंसान को दे दिया, मतलब परचेजर, जिससे मैंने परचेज किया था उसे दे दिया। और मैंने 5,000 रुपए बोले कि भैया ये किसको जमा कर देना, ये जमा कर देना गवर्नमेंट को, ये कर देना गवर्नमेंट को जमा। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा, क्योंकि करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने 1,05,000 रुपए दिए। तो 1 लाख रुपए तो ये रख लेगा, इंसान अपने पास रख लेगा, और 5,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देगा। करेक्ट है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। इसका मतलब है मैंने अपना बर्डन देखो शिफ्ट कर दिया, किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये मैंने उस बंदे के ऊपर शिफ्ट कर दिया जिसके पास सामान था। तो मैंने उससे सामान पैसे दिया और उसके ऊपर शिफ्ट हो गया, मेरे पास शिफ्ट हुआ। अब हुआ क्या, मेरे को खर्चा कितना हुआ, 1 लाख हुआ या 1,05,000 रुपए का? मेरा खर्चा कितना हुआ प्रोडक्ट पे? सर 1,05,000। 1,05,000 होगा। नहीं नहीं, 1,05,000 का नहीं हुआ, मेरा 1 लाख का हुआ। मैं अपना जब भी अपनी बुक में दिखाऊंगा तो मैं बोलूंगा मेरा खर्चा हुआ 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपए जो मैंने गवर्नमेंट को जमा करे हैं ना, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं आगे बेचूंगा। जब मैं इसे आगे बेचूंगा तो मेरा जो टैक्स मैंने पीछे दे रखा है ना, उसे मैं रिकवर कर लूंगा आगे वाली पार्टी से। और जो चीज रिकवर करी जा सकती है वो हमारा खर्चा नहीं है। तो मैं बोलूंगा मेरा खर्चा हुआ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में मैंने को भी प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने 50,000 रुपए जोड़े और मैंने उसकी कीमत कर दी 1,50,000 रुपए। एक बंदा मेरे पास आया, उसने बोला सर मुझे भी सामान खरीदना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई खरीद लो।
मैंने उसे सामान बेचा 5% में भी जीएसटी लगाऊंगा, मैंने 5% लगाया, 1,50,000 में 5% लगाओगे तो 7,500 रुपए होता है। प्राइस कितना बन गया? 1,57,500। मतलब आपको जो प्राइस बन जाएगा वो बन जाएगा 1,57,500। सेम उस बंदे ने भी मुझे इसी तरीके से बोला। उसने भी क्या बोला मुझे कि भैया सर आपके जो ये पैसे हैं इसमें से 1,50,000 तो आपके हैं, जो अपनी जेब में रख लेना। ये 1,50,000 रुपए तो मेरे हैं, ठीक है ना। और जो उसने दिए हैं 7,500, ये क्या है? टैक्स है। ये टैक्स है जो मुझे गवर्नमेंट किसे जमा करना है? गवर्नमेंट को जमा करना है। तो मेरे लिए क्या हुई? ये लाइबिलिटी क्या हुई? लाइबिलिटी ये हुई है ना। लाइबिलिटी क्या है मेरे लिए? लाइबिलिटी इस 7,500 रुपए को गवर्नमेंट को जिम्मेदारी मेरे पास ये है। लेकिन मैं 5,000 रुपए पीछे दे भी तो चुका हूँ इस प्रोडक्ट पे। भाई एक चीज देखो, इस 1,00,000 रुपए के ऊपर तो टैक्स जमा हो चुका है ना 5,000 रुपए गवर्नमेंट को। भाई मेरे हैंड से देखें, अगर मैं अपने हैंड से देखूं तो ये 5,000 रुपए तो ऑलरेडी जमा हो चुके हैं ना इस प्रोडक्ट के ऊपर। अब जो ऐड हुआ है, जो अमाउंट 50,000 जो ऐड हुआ है इसमें अमाउंट, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना चाहिए ना। 50,000 का 5% निकालो तो कितना होता है? 2,500 रुपए। तो मुझे वो जमा करना चाहिए ना। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला सर एक चीज बताओ, इस प्रोडक्ट पे 5,000 रुपए तो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, अब 7,500 रुपए और दो। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना आपको, आप ऐसे मत करो, इसको आप टैक्स जमा करोगे तो इस तरीके से टैक्स जमा नहीं करना आपको। ये कैसे करना है मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा आप क्या करोगे, आप क्या करो कि जो टैक्स आपने दिया है दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स, उसे आप इनपुट बोलो। और जो आप अब आप पे करने, मतलब आपके पास जो लायबिलिटी है वो आपकी क्या होगी? आउटपुट। आप क्या करो इसमें, ऐसे कैलकुलेशन निकालो। कैलकुलेशन कैसे निकालनी है? कैलकुलेशन ऐसे निकालनी है कि आप ऐसे निकालो टैक्स पेबल, उसमें एक फॉर्मूला लगाओ दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट कितना है आपका? 7,500, इनपुट कितना है? 5,000। तो आप उसमें से माइनस करो, बचा कितना? 2,500। तो मुझे गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा करना है? 2,500। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? देखो जो मेरे पास, जो मैंने टैक्स दिया था उसका बर्डन मैंने किसके ऊपर डाला? जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर डाला, क्योंकि वो 7,500 रुपए में 5,000 रुपए जो मैंने दिए थे वो भी रिकवर कर लिए और एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने ऐड किया था उसके ऊपर भी। तो फाइनली जो बर्डन टैक्स का आता है वो किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर आता है। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जा रहा है कि एक बंदे ने किसी और के ऊपर बर्डन डाला, फिर उसने किसी और के ऊपर डाला, फाइनली वो बर्डन जो शिफ्ट होकर के लास्ट में किसके ऊपर पहुंचता है? वो कंज्यूमर के पहुंचता है और वो पे कोई और कर रहा होता है। इसीलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो ये आपको हमेशा कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है? ऐसे नहीं करनी कि आज मेरे पास एक प्रोडक्ट आया और कल ही आपने कल उसे बेचा तो उसकी कैलकुलेशन करने लगते हो। नहीं, आप पूरे महीने भर परचेज करो। परचेज करने पर जो भी आपने टैक्स निकाला है दैट विल बी कॉल्ड एज इनपुट टैक्स, उसे आप इनपुट टैक्स बोलो। जो भी आपने सेल करी है उसके ऊपर जो भी टैक्स आया दैट विल बी कॉल्ड एज आउटपुट टैक्स। उस आउटपुट टैक्स में उस इनपुट टैक्स को माइनस कर दो, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी पेबल आ जाएगी। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना। मतलब जो आपके पास इनपुट था, जो आपके पास इनपुट टैक्स रखा हुआ था उसका आपने क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट लेने का मतलब है उसे माइनस कर लिया आपने आउटपुट लायबिलिटी से। बात समझ आ रही है? समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। जीएसटी से पहले कैसे होता था सर इसमें? सेम ऐसे होता था। वैट का कॉन्सेप्ट जो होता ना, वैट का सेम ऐसी था। जैसे वैट में होता था ना, जैसे वैट में, जैसे ये जीएसटी में हो रहा है वैसे ही वैट में हुआ करता था। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ओके। देन उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला जो पार्ट है, कि आप लोग को ये पता चलेगा कि आखिर पहले तो अभी तुम मुझसे पूछने वाले होते, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये चेंज करने की जरूरत क्या थी? नाम ही चेंज करना था क्या जीएसटी? उसमें पहले क्या फर्क होता था? देखो अब क्या हो रहा है, चीजें ना सस्ती हो गई है। इससे कैसे सस्ती होगी? देखो करंट रेगमा, पहले ये है हमारा आज का, ये हमारा पहला जो जीएसटी से पहले था। और जीएसटी का रिगमा क्या है? जीएसटी का रिगमा है ये। जीएसटी के बाद क्या हुआ? इस तरीके से हुआ। देखो इसे कैसे समझते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैंने मान लीजिए मैं हूं प्रोडक्टर, तो मैंने क्या होना, पहले मैन्युफैक्चरर से कुछ सामान खरीदा होगा। कोई 10 लाख, मैंने एसी खरीदा से एग्जांपल के तौर से, मैंने मैन्युफैक्चरर से एसी खरीदा। तो अगर जीएसटी से पहले मैं खरीदता तो उसमें क्या होता? वो मुझसे 10 लाख रुपए में पहले तो एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करता है। जैसे 12% एक्साइज ड्यूटी है तो उसने वो चार्ज करी, तो 1,20,000 रुपए का वो चार्ज करा और वैट चार्ज करा उसने 12.5%, तो 1,25,000 रुपए वो चार्ज करे। तो टोटल प्रोडक्ट मुझे पड़ा वो कितने का? 10 लाख, वो 12,45,000 रुपए का। तो मेरे को कितना खर्चा पड़ा? 12,45,000। बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं जब आगे उसे बेचूंगा, जब मैं उसे आगे बेचूंगा तो मैं क्या लूंगा? मैं एक्साइज ड्यूटी उससे ले सकता हूं या वैट लूंगा या दोनों लूंगा?
भाई अगर मान लीजिए पुराने वाले टाइम की बात करी जाए तो मैं क्या लूंगा, मैं तो डीलर हूं ना, मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं हूं, तो मैं तो रूल में जो मैंने आपको कल बताया था, रूल में ये बोला गया था अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों से सिर्फ वैट ही लोगे, ठीक है ना। अब क्योंकि ये तो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चर जो है ट्रेडिंग भी कर रहा है और वो मैन्युफैक्चर भी है, तो इसलिए उसने उससे एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज करी, वैट भी ली। लेकिन मैं आगे जो क्लाइंट से ले सकता हूँ वो वैट ही ले सकता हूँ, एक्साइज ड्यूटी में ले नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज मैं आगे रिकवर कर सकता हूँ वो मेरा खर्चा नहीं है। तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 10 लाख रुपए ये खर्च करा मैंने। अगर मेरे से कोई पूछेगा कि आपने कॉस्ट कितने खर्च करी, तो मैंने बोलूंगा 10 लाख प्लस 1,20,000 रुपए ये एक्साइज, क्योंकि एक्साइज भी मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ, 11,20,000 रुपए का। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई सभी को? यस सर। ठीक है। इसके बाद अब मैं भी तो प्रॉफिट कमाऊंगा, ये तो मेरा खर्चा है। मेरे पास जो सामान खरीदने के लिए जो बंदा आया था, मेरे को उसका प्राइस बनाने, तो मैंने उसमें 80,000 रुपए अपना मार्जिन जोड़ा, मैंने अपना प्रॉफिट जोड़ा 80,000 रुपए, मैंने उसकी कीमत कितनी कर दी, 12 लाख रुपए। कितने कर दी, 12 लाख रुपए। अब मेरे पास जो क्लाइंट आएगा उससे मुझे कितना परसेंट लेना है, 12%, 12.5% क्या लेना है, टैक्स लेना है। तो मैंने 12.5% जीएसटी चार्ज करा उस पर, तो वो मेरे पास उसकी कीमत कितनी बन गई, 13,50,000 रुपए। जब मैं उसे बेचूंगा उस कार की कीमत कितनी हो जाएगी, 13,50,000 रुपए। क्या हो जाएगी, 13 लाख। पहले ऐसे हो जाती थी, 13,50,000 रुपए हो जाती थी। अब देखो इसका मतलब है, एक चीज देखना इसमें, इस 12 लाख रुपए के अंदर, इस 12 लाख रुपए के अंदर ये 1 लाख रुपए जो टैक्स की अमाउंट है वो भी इंक्लूडेड है ना, है ना, इंक्लूडेड है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब है जो 12.5% मैंने चार्ज करा है वो टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर दिया ना मैंने, यस सर, है ना। तो इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज करना, टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर देना। वो पहले होता था, इस वजह से उसकी कीमत बढ़ गई। अब देखो आज के टाइम पे क्या होगा, अगर मैं उसी कार को 10 लाख रुपए की आज खरीदता हूँ और मान लीजिए 18% जीएसटी है, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, ये सीजीएसटी एसजीएसटी गलत टाइप हो रखा है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी है, तो 9.5% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, तो उसका कितना हो गया, 90,000। तो मेरे को कितने का पड़ा हुआ, 11,80,000 रुपए का। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं जब आगे बेचूंगा तो मुझे क्या चार्ज करना होगा, मैं क्या चार्ज करूंगा लोगों से, सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज ही करूंगा, है ना। तो इसका मतलब है जो चीज मैं आगे रिकवर कर सकता हूँ वो मेरा खर्चा ही नहीं है। इसका मतलब ये मेरा खर्चा नहीं है। मेरे को कितने की पड़ी वो, 10 लाख रुपए की। मैं अगर मैं खर्चा बोलूंगा तो मेरे लिए कॉस्ट कितनी है, वो 10 लाख रुपए की है। 10 लाख। और जितना मैंने प्रॉफिट पहले जोड़ा था उतना ही प्रॉफिट मैंने अभी जोड़ा, 80,000 रुपए। 80,000 रुपए मैंने जोड़ा और मैंने उसकी कीमत कितनी कर दी, 10,80,000 रुपए। और जब मेरे पास क्लाइंट आया तो उस पर मैंने 9% सीजीएसटी चार्ज करा, 9% एसजीएसटी चार्ज करा। उसकी कीमत कितनी होगी, 12,74,400। तो सस्ती होगी कि नहीं होगी? क्योंकि देखो अब मुझे क्या है, क्योंकि मैंने चाहे मैं मैन्युफैक्चरर से खरीदूं चाहे मैं किसी से भी खरीदूं, वो मुझसे सीजीएसटी एसजी चार्ज करेगा, ये नहीं कि एक्साइज ड्यूटी और वैट चार्ज करेगा। अब तो मुझसे सीजीएसटी एसजी, और जब मैं आगे बेचूंगा तो भी सीजीएसटी एसजी, तो सीजीएसटी एसजी को मैं सीजीएसटी एसजी से माइनस कर सकता हूँ। तो उस केस में मेरे को ये फायदा हो गया। देखो अब जो प्रोडक्ट एक सप्लायर, एक कस्टमर को कितने का फायदा हो गया, 75,600 का फायदा हो गया। मतलब क्या है, उसे 75,600 सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा। तो फायदा हो गया कि नहीं हो गया उसके लिए? यस सर। आया समझ में? कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता था? कैस्केडिंग इफेक्ट होता था टैक्स के ऊपर टैक्स चार्ज कर देना, जिसका हम बेनिफिट आगे नहीं ले सकते, हम उसे अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लेते थे। जैसे यहाँ पे हमने बना लिया था, 11,20,000 रुपए इसकी कीमत कर दी थी ना, क्योंकि इस एक्साइज ड्यूटी का मैं बेनिफिट नहीं ले सकता था, तो इसी वजह से मैंने उसे अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लिया, उसके बाद मार्जिन जोड़ा। अब यहाँ वाले में मैंने क्यों नहीं जोड़ा, यहाँ वाले में मैंने क्यों नहीं जोड़ा उस टैक्स के हिस्से को, क्योंकि मैं उसे आगे रिकवर कर सकता हूँ। तो इस वजह से मेरे लिए कीमत थी विदाउट टैक्स, वही मेरे लिए कॉस्ट का हिस्सा था। समझ में आया? सर बस एक लास्ट चीज बताया, ऑल इंडिया सर यही रहेगा ना, एरिया वाइज कोई वो तो नहीं? बिल्कुल हमेशा यही रहेगा, यही तो फायदा हो गया सब कुछ। ठीक है, लास्ट चीज आपको बता रहे हैं इसमें। यस सर। रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आप रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि आप हिसाब किताब बता रहे हो लोगों को, गवर्नमेंट को बता रहे हो कि भैया आखिर हमारा कितना हिसाब, मतलब क्या हिसाब किताब बन रहा है। रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है गवर्नमेंट को ये बताना कि मैंने इतनी सेल करी इस महीने में। मान लीजिए मैंने टैक्स जमा करा 1 लाख रुपए, तो गवर्नमेंट पूछेगी तो 1 लाख रुपए कैसे निकला, कितनी परचेज करी, कितनी सेल करी हो तो बताओ। तो आपको 3 रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एक होगी GSTR1, GSTR2 और GSTR3। 3 की जगह 3 भी अभी आ रखी है। 10 तारीख गवर्नमेंट ने बोला हर मंथ की नेक्स्ट मंथ में आपको 10 तारीख से पहले आपको एक रिटर्न फाइल करनी है, जो कि आप जिसमें आप डिटेल भेजोगे आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल की डिटेल, सेल्स की जो डिटेल आपको भेजनी होगी वो GSTR1 में भेजनी होगी।
अभी मैं GSTR 1A ये मत देखना, इन चीजों को किसी को भी गौर मत करना, सिर्फ जिसके बारे में बोल रहा हूँ उसी के बारे में सुनना। GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई, मतलब हर महीने या क्वार्टरली, महीने के महीने अगर आपकी जैसे अप्रैल की सेल है तो मई में आप 10 तारीख से पहले सेल्स की डिटेल भेजोगे गवर्नमेंट को कि भैया सर मैंने ये सामान इन बंदों को बेचा है। GSTR 2 क्या है? इनवर्ड सप्लाई, मतलब 15 तारीख से 10 से 15 तारीख के बीच में पहले आपको GSTR 2 फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें आप ये बताओगे कि मैंने इतना इतना सामान इनसे खरीदा है। उसके बाद GSTR 3 में आप टोटल रिटर्न बताओगे कि दोनों सेल इतनी हुई है पूरे महीने में और सेल परचेज इतनी हुई है। ये तीनों चीजें इसमें पता चल जाएगी। समझ में आया? एक नॉर्मल डीलर के लिए ये रिटर्न फाइल करनी है। बाकी रिटर्न और भी है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जब पढ़ेंगे जब उसका टर्न आएगा। ठीक है? हेलो? यस सर। ठीक है, अब हमारे क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। ये हमारा पूरा जीएसटी की बेसिक नॉलेज हमारी सबकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे क्या? अब लोग हम बाकी कल करेंगे। ठीक है? ठीक है? ओके सर। बाकी हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सर। ओके, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है इसका टैली में। ओके सर। सर जी हाँ बताइए। सर इसकी वीडियो सेंड कर दीजिएगा, मेरा कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी कल का भी और आज का भी। वीडियो इसकी वीडियो है ना